शादी वाला सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ y इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो अगर मैंने t की वैल्यू 2 पुट कर दी तो y की वैल्यू क्या होगी? 4। y की वैल्यू 4 हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैंने t की वैल्यू 3 पुट कर दी तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। 9। तो फंक्शन क्या करता है, एक रिलेशनशिप बनाता है दो चीजों के बीच में, जैसे यहाँ y और t के बीच में, ये पूरा एक फंक्शन तो हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशनशिप बन जाती है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं t की वैल्यू तो मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ, 2 3 4 5 6 7, पर y की वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं रख सकती हूँ। y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? t पे डिपेंड कर रही है। इतना समझ आया सबको? यस सर। मैं t की जो वैल्यू दूंगी उसी के हिसाब से मेरे को y मिलेगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि y इज अ फंक्शन, f का मतलब है यहाँ फंक्शन ऑफ t। मैं t की जो वैल्यू दूंगी उसके हिसाब से मेरे को एक आउटपुट मिलेगा y फॉर द इनपुट t। तो यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल है, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। जैसे t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो t मेरा इंडिपेंडेंट वाला है, और y की वैल्यू वही होगी जो मेरे को t से मिलेगी, तो t मेरा डिपेंडेंट है। जैसे आपके पेरेंट्स अपनी मर्जी से कितना भी पैसे खर्च कर सकते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट है, पर आपको कितने खर्च करने हैं वो तो आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। तो आप लोग क्या हो, डिपेंडेंट हो, आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है। ऐसे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लूं, हाफ mv स्क्वायर। अब वेलोसिटी अपनी मर्जी से कम ज्यादा हो सकती है कि मैं 10 से 30 पे गई, 30 से 50 पे चली गई, पर काइनेटिक एनर्जी तभी ज्यादा होगी जब वेलोसिटी ज्यादा होगी। ऐसी काइनेटिक एनर्जी तभी कम होगी जब वेलोसिटी कम होगी। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पे मेरे को सोच के बताओ कौन सा डिपेंडेंट होगा कौन सा इंडिपेंडेंट? वेलोसिटी डिपेंडेंट है या काइनेटिक एनर्जी? मैम काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट है वेलोसिटी पे। करेक्ट। हमारे पास यहाँ वेलोसिटी अपनी मर्जी से बदल सकती है, पर काइनेटिक एनर्जी अपनी मर्जी से नहीं बदल सकता। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया डिपेंडेंट, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी बताओ कि एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट में से कौन सा इंडिपेंडेंट है? बताओ एनर्जी और उसमें से। मैम डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है और एनर्जी डिपेंडेंट। डिस्प्लेसमेंट भाई 10 से 20 मीटर हो गई, 20 से 30 मीटर हो गई, पर एनर्जी तभी बढ़ेगी जब ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, वरना एनर्जी नहीं बढ़ सकती। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ कि एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि एनर्जी डिपेंड कर रही है पूरी के पूरे डिस्प्लेसमेंट में। क्लियर है सबको फंक्शन का मतलब क्या होता है? यस मैम। अब हमारे पास एक चीज आती है स्लोप, डायरेक्शन, या फिर इसकी जगह पे ये भी बोल सकते हो tan थीटा। अगर मेरे पास कोई भी रैंडम कर्व है ऐसे, और मैंने बोला कि आपको इस पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी है, तो इस पॉइंट पे आप डायरेक्शन सिर्फ एक ही चीज से बता सकते हो, वो है टैंजेंट ड्रॉ करके। टैंजेंट वो होता है जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है किसी भी कर्व पाथ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे बतानी है तो इधर बना दूंगी, यहाँ पे बनानी है तो कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे विद द हेल्प ऑफ टैंजेंट आई कैन फाइंड द डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। अब ये तो एरो बता रहे हैं, अब इसकी वैल्यू भी हम बता सकते हैं कि कितना एंगल, वो वैल्यू पता चलती है स्लोप से। स्लोप को हम लिखते हैं एम से, और ये हमेशा इक्वल होता है tan ऑफ थीटा के। अब ये थीटा क्या है, जैसे कोई भी लाइन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ाऊं, तो ये लाइन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, जैसे यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है। तो ये थीटा क्या है मेरा, इस tan थीटा में जो वैल्यू एंगल पुट करना है वही वाला है। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर
जो यहाँ पे y वाली एक्सिस है, और बेस होता है मेरे पास यहाँ पे ये x वाली एक्सिस। तो अगर मेरे को इस छोटे से ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं उसकी वैल्यू निकालूंगी कि भाई ये डिस्टेंस कितना है। और ये कैसे निकाल सकती हूँ मैं, y2 में से मैंने क्या किया, y1 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। ऐसे ही जब मेरे को एक छोटा सा बेस फाइंड करना था, तो मैंने क्या किया, x2 में से x1 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास छोटा सा बेस आ गया। तो ऐसे ही मैं किसी भी पॉइंट पे tan थीटा निकाल सकती हूँ, अगर मेरे को ग्राफ में 2 पॉइंट x के दे रखे हैं, 2 पॉइंट y के। पर ये याद रखना, इस y के साथ वाला ही x लोगे आप, कि ये इस पॉइंट के लिए x क्या था और y क्या था। ये नहीं कि आपने x इसका ले लिया और y दूसरे वाला ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ इसको 2, इसको 4, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 3, और मेरे को अब निकालना है tan थीटा। तो मैं क्या करूंगी, चेंज इन y मतलब 9 माइनस 3, और चेंज इन x मतलब 4 माइनस 2 करूंगी। तो मेरे पास आ जाएगा 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। क्लियर है सबको ये? Yes, 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 ma'am. ओके। तो अगर मेरे पास कोई भी कर्व है, मैं उसे टैंजेंट बना सकती हूँ, उससे स्लोप निकाल सकती हूँ, और स्लोप से मेरे पास एंगल आ जाएगा कि कितने एंगल पे है वो कर्व। अब मान लो कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है ऐसे। अब इस पॉइंट पे अगर आप देखो, मैं मान लेती हूँ पहले यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो वो इस तरफ आएगा। फिर हम मान लेते हैं यहाँ पे है तो इधर आएगा, यहाँ पे है तो इधर आएगा। तो अगर आप देखो, एक सर्कुलर पाथ पे हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन बदलती जा रही है, और यही डायरेक्शंस क्या दे रही है मेरे को, द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे था तो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, पर यहाँ पे है तो उस डायरेक्शन में जा रहा है, चाहे उनका साइज सेम हो। या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब पढ़ोगी तब आपको काम आएगा कि हर पॉइंट पे आप स्पीड तो सेम रख रहे हो, पर आपकी डायरेक्शन बदलती जा रही है, और ये डायरेक्शन हमें टैंजेंट से मिल रही है। ये बात सबको पता है ना, कि अगर मैं सर्कुलर पाथ पे टैंजेंट ड्रॉ करूं तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन अलग हो जाती है। कितने Yes, टैंजेंट ma'am. yes, ma'am. ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? Yes, अब इसके बाद हमारे पास है कुछ ग्राफ्स की अलग अलग फंक्शन है, मतलब डिपेंडेंट की। अगर मैं ले रही हूं फॉर एग्जांपल लीनियर फंक्शन, लीनियर का मतलब है पावर 1, कि y जैसे है वो डिपेंड कर रहा है x की पावर 1 पे। ऐसे ही कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, जैसे डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है टाइम की पावर 1 पे। तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों ही लीनियर फंक्शन है। जब भी पावर 1 होगी लेफ्ट साइड राइट साइड, तो आप लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाओगे। अब इस ग्राफ में कुछ पार्ट्स है, जैसे अगर मैं लिख रही हूँ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि इसमें डिपेंडेंट कौन सा होगा और इंडिपेंडेंट कौन सा होगा आपके हिसाब से, y और x में से। X independent, Y Why? dependent. x इंडिपेंडेंट y डिपेंडेंट। हमेशा याद रखना, x एक्सिस पे जो भी बना होता है, अगर टाइम बना है या कुछ भी बना है, वो मोस्टली क्या होता है, वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है, और y वाला डिपेंडेंट होता है। अब इसमें m और c क्या है, m वही स्लोप है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, कि मेरे को पता चलेगा कि ये लाइन किसी कुछ एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, उसके हिसाब से मैं m निकाल सकती हूँ। और c क्या है, मान लो कि ये लाइन मेरे पास ऐसे ओरिजिन से जा रही है, तो ये y एक्सिस को भी ओरिजिन पे कट कर रही है। पर अगर अब मैं क्या करूं, इस लाइन में हल्का सा चेंज कर दूं, मैं क्या कर रही हूँ, इस लाइन को यहां से कर रही हूँ, ऐसे पार हो रही है ऊपर से। अगर ये ऊपर से जा रही है, तो यहाँ पे ये y एक्सिस को कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ऊपर जाके कट कर रही है। ये बात समझ आ रही है सबको? Yes, ma'am. तो वो कुछ yes, ऊपर, ma'am. अभी कितना ऊपर जाके कट कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये क्या मेरा इंटरसेक्ट है, कि किस पॉइंट पे वो कट कर रही है। मान लेते हैं ऊपर पॉइंट था 0,4, तो मेरा इंटरसेप्ट हो गया 4, कि अगर मैं 4 डिस्टेंस ऊपर जाऊं y एक्सिस में, तब जाके वो कट कर।
तो ये सी मेरी वो वैल्यू है। अगर वो ओरिजिन से पास होती तो कहाँ पे कट कर रही थी, 0 पॉइंट पे, तो उसमें सी की वैल्यू हो जाती है 0। अब इसी का कुछ स्पेशल केस देखते हैं। मान लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने इंटरसेप्ट को 0 कर दिया, मतलब y को भी वो ओरिजिन पे कट कर दिया। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनी, y इक्वल्स टू mx, बस ये बच गया। c तो मेरे पास 0 हो गया। तो इस केस में क्या मिलेगा, मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो ओरिजिन से पास हो रही है। अब इतना याद रखना, जब भी लीनियर फंक्शन है वो पूछे आपसे ग्राफ कैसा है, तो बस ये बोलना है इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी, पर अगर इंटरसेप्ट 0 नहीं होगा तो वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी। इतना समझ आया सबको? यस Yes, मैम। ma'am. अब इसका मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ s इक्वल्स टू 24t। तो यहाँ पे मेरा t इंडिपेंडेंट है, s डिपेंडेंट है और 24 मेरा स्लोप है, तब भी मेरे को ऐसे ही ग्राफ मिलेगा। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें और चेंज कर देती हूँ। मैंने माना कि जो स्लोप है वो भी 1 है, कि m इक्वल्स टू 1, और स्लोप का फॉर्मूला किसके इक्वल था, tan theta. y2 minus मैं y1 y2 upon माइनस x. y1 अपॉन माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और जो कि क्या होता है मेरा tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पर। 45 45 डिग्री। 45। 45 इसका मतलब इस केस में लाइन 45 डिग्री एंगल बना रही है एक्स वाली के साथ। जब मैंने स्लोप को 1 कर दिया तो उस केस में ये लाइन 45 डिग्री एंगल बनाएगी। दूसरी चीज, जब m1 हो गया तो मेरे पास क्या बचा, बस y इक्वल्स टू x, मतलब मैं जो भी इनपुट दे रही हूँ मेरे को वही सेम आउटपुट मिल रहा है। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे आइडेंटिकल चीजें होती है, ऐसे यहाँ पे मैं कुछ भी दे रही हूँ मेरे को वही सेम वैल्यू आउटपुट पे मिल रही है, और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन एट 45 डिग्री। क्लियर है सबको ये? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम देखते हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। क्या बोल रहे हो गीतांश? ऐसे में से एक वैल्यू बढ़ेगी इसमें दूसरी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे अगर मैं ये कहूँ s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, तो मैं अगर t को बढ़ाऊंगी तो s घटेगा, और s को बढ़ाऊंगी तो t घटेगा। तो इसका ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होता है। अब हमें लगेगा कि जब वैसे ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन आ रखी है, इंक्रीज कर रही है वैल्यू, तो दूसरे केस में तो ऐसा होना चाहिए, पर डिक्रीजिंग वाले में, पर ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पे एक पैराबोलिक कर्व बनता है एक्सपोनेंशियल टाइप, जिसमें अगर y की वैल्यू ज्यादा है तो x की वैल्यू कम है, पर अगर x की वैल्यू ज्यादा है तो y की वैल्यू क्या है, कम है। ये क्लियर है सबको? यस Yes, Yes, ma'am. यस मैम। इसमें तो डाउट नहीं है किसी को कि ये ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स में बहुत बार आ रहा है कि अगर मेरे पास फाइनली आ गया कि वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समथिंग लाइक मास, तो इसका ग्राफ बनाओ, तो आपको बताना पड़ेगा, आपको एक इनवर्स ग्राफ बनता है ऐसे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रही हूँ y इक्वल्स टू 2, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 वही रहेगी। x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 2। मतलब x की मैं कुछ भी वैल्यू दूं y की वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाए, जो डिपेंड ही नहीं कर रही किसी भी चीज पे, कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमें क्या मिलता है, जैसे स्ट्रेट लाइन पास होती हुई मिलती है कि अगर y की वैल्यू 2 थी तब भी ये वैल्यू 2 ही आ रही है, जब ये वैल्यू 100 होगी तब भी ये 2 ही आएगी, ये कभी भी चेंज नहीं हो रही है वैल्यू। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे कितना भी टाइम बढ़ाते जाओ। ये बात समझ आई सबको? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. इस केस में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल का मतलब एक्स एक्सिस बढ़ाए जाओ,
उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं होगा। अब हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, कितनी पावर होती है, किसी को पता है? पावर Two. 2। वन टू टू हाँ, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, ऐसे क्वाड्रेटिक फंक्शंस में हमारे पास 2 पावर होती है। लीनियर भी होती है, वो डिपेंड करती है अलग अलग केस में। तो इस केस में हमेशा हमें एक पैराबोलिक ग्राफ मिलता है। अब फिजिक्स में बार बार वो ये नहीं बोलेंगे ड्रॉ करो, पर वो ये बोलेंगे अगर ये रिलेशनशिप है तो बताओ ग्राफ कैसा होगा। तो आपको ये भी लिख दोगे ना कि वी विल गेट अ पैराबोलिक कर्व, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही ड्रॉ है, ये 4 तरह का होता है, ये दोनों और ये दोनों, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं पैराबोला की। अब यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है और एक a लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये लिख रही हूं y इज इक्वल टू 2x², तो ये जो 2 है ना, यही मेरा a है। तो अगर 2 जैसे फॉर एग्जांपल a से 0 से बड़ा है, तो उस केस में मेरे को ऊपर की तरफ से मुंह खुला हुआ मिलेगा, ऐसा कर्व। पर अगर मैं लिख रही हूँ y इक्वल्स टू -2x², तो यहाँ पे x² तो दोनों में सेम ही है, पर ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो मेरे को नीचे की तरफ कर्व मिलता है। अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप यहाँ पे एक्सिस बनाओ, ये है x और ये y, और इसमें भी ये एक्सिस बनाते हैं x एंड y, तो इस केस में y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। पर अगर आप इसमें देखो तो जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा है या पूरा कर्व है, उसमें y की वैल्यू नेगेटिव होती जा रही है, क्योंकि आपके पास -2 लगा था। तो x की चाहे कोई भी वैल्यू दे दो, y की वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू दे दो, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, मिनिमम और मैक्सिमम। अब ये कर्व जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको ये नहीं पता है कितना ऊपर जा सकता है, पर आपको ये पता है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो पॉइंट होता है वो ये हमारा मिनिमम पॉइंट होता है। पर अगर मैं बात करूं इसके मैक्सिमम पॉइंट की, इस वाले की, तो मेरे को ये पता है ये और ज्यादा नीचे जाता जा रहा है नेगेटिव की तरफ। पर इसका ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, जब ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव था, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट, पर इस वाली वैल्यू को हम बोल रहे हैं मिनिमम पॉइंट। क्लियर है दोनों पॉइंट्स यहाँ पे? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ पे 2 ग्राफ हैं, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का मतलब है e की पावर x, e विद सम पावर। लॉगरिथमिक का मतलब है log x। लॉग काफी टाइप का होता है, यहाँ पे मैं जनरल अभी log x लिख रही हूँ। तो दोनों के ग्राफ सिमिलर से हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव x पे दोनों पे ही ग्राफ बन रहा है, कि ऐसा ग्राफ। पर अगर आप लॉग वाला ग्राफ देखो तो सिर्फ पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला तो है ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लॉग में कभी भी नेगेटिव डाल ही नहीं सकते, अगर डालेंगे तो वो नॉट पॉसिबल। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ log -2, तो वो ना अगर आप अपने कैलकुलेटर में भी ट्राई करोगे तो वो बोल देगा इनवैलिड, ये पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर आप e की पावर -2 लिख रहे हो तो इस केस में भी वो कुछ वैल्यू दे देगा। वैल्यू छोटी होती जाती है नेगेटिव में, पर वो वैल्यू देता है। क्लियर है दोनों पॉइंट्स? Yes, ma'am. Yes. अगर आपका कहीं पे ये आता है ना कि log की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी है, वो पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। आप लोगों ने तो मैथ्स में कर लिया होगा काफी चैप्टर्स, फिर भी अब ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टेबल आती है, ये आप लोग काफी बार पढ़ चुके हो, 0 से 90 तक तो अच्छे से आती होगी। फिर हमने यहाँ पे 2 ट्राइंगल लिए हैं, इसमें ये एंगल है थीटा और ये 90 डिग्री है। बोलो तनिष्का, तनिष्का ठाकुर। जो थीटा के अपोजिट साइड होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, पर थीटा की जो साथ वाला मतलब एडजेसेंट वाला होता है वो क्या होता है, हमारा बेस। तो जैसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की जगह हम डायरेक्टली अपोजिट भी लिख सकते हैं। और ऐसे कॉस थीटा में जो बेस होता है उसका मतलब क्या है, एडजेसेंट साइड। अब ये 3 फॉर्मुलेज भी आपने पहले करे हुए होंगे कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लूं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ऐसे अगर मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लूं
तो सीकेंट स्क्वायर थीटा आता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लूं तो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा आता है। अब ये तीनों फॉर्मूलेस क्या है? अगर मैं लिख रही हूँ साइन -30 कि मैंने नेगेटिव एंगल दिया, तो साइन क्या करेगा, इस नेगेटिव को बाहर ले लेगा, ये इसको लिख देता है -sin30। जैसे sin30 की वैल्यू 1/2 है, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास -1/2, और tan भी बिल्कुल सेम कर देगा। पर cos क्या करता है? cos बहुत अच्छा इंसान है, वो हर चीज को पॉजिटिव कर देता है, तो अगर उसको नेगेटिव एंगल भी दो ना, वो उसको भी पॉजिटिव कर देगा। वो यहाँ पे आ जाएगा cos30, वो नेगेटिव खा गया, तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर √3/2 आ जाएगा। तो cos में आप नेगेटिव एंगल दो, पॉजिटिव एंगल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर साइन वाले में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लग जाता है। ये क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। Yes. फिर दूसरी चीज, अगर आप इस टेबल में देखो तो 0 और 360, याद रखना इन दोनों की वैल्यूज हमेशा सेम होती है। पर अगर आप बात करो 0 और 180 की, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जा रही है, कि जो भी वैल्यू 0 वाली टेबल में है 180 में, उन सबका नेगेटिव हो जाएगा, और 360 में जो भी वैल्यू 0 डिग्री पे है वही 360 डिग्री पे हो जाएंगी। 270 का अलग लॉजिक है, वो अभी हम आगे देखेंगे। इतना समझ आया सबको? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। फिर यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल लिए हैं, और हमें बताना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 45 डिग्री उन्होंने साइड बता दी। अब बताओ कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। तो आप जैसे sin 45 लिख सकते हो, तो sin 45 होता है 1/√2, और ये क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने परपेंडिकुलर को 1 ले लिया और हाइपोटेन्यूज को √2। ये वाला जो ट्राइंगल है उसमें जैसे ये एंगल है 30 डिग्री, तो हम लिखते हैं cos 30 डिग्री जो होता है √3/2। तो उसके साथ वाला मतलब ये एडजेसेंट वाला को √3 लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज को क्या लिख दिया, 2। ऐसे आप इस केस में परपेंडिकुलर निकाल सकते हो और इस केस में बेस। फिर हमारे पास ये मैजिक ट्राइंगल आता है, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर हम 90 डिग्री यहाँ पे ले रहे हैं और एक साइड को लेते हैं 37 और दूसरी को 53, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास साइड्स का साइज फिक्स है कि 3 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर sin 53 बताना है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, sin 50 4/5 50 करेक्ट। इसके अपोजिट साइड देखा तो 4 आ गया, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 5 है। ऐसे आप बाकी सारे एंगल्स वैल्यूज भी निकाल सकते हो यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएशन कैसे होता है। तो हमारे पास आता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर ए से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ऑल सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती है। साइन देख लो, कॉस देख लो, टैन, कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉट थीटा, सब पॉजिटिव है। पर स्कूल एस से स्टार्ट होता है, और ट्रिग्नोमेट्री में साइन वाला फंक्शन एस से स्टार्ट होता है, और साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, कि अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे को कोसिकेंट मिलता है। तो यहाँ पे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, पर बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। फिर हम यहाँ पे जाते हैं, टी से होता है हमारा टैन थीटा, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। फिर यहाँ पे सी से कॉस थीटा होता है, और इसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे सीकेंट थीटा, तो यहाँ पे बस ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। अब अगर आप ये देखो, ये 4 हैं क्या, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, फिर ये 90 का गैप है तो ये 90 डिग्री आ गया, फिर एक और 90 जोड़ा तो 180, एक और 90 जोड़ा तो 270, और एक और 90 जोड़ा तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, 360 डिग्री बन गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक। फिर अब अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो, तो उसमें मैं 2 तरीके से एंगल निकाल सकती हूँ, कि या तो वो 90 से कम है तो मैं 90 माइनस ए कर सकती हूँ, या वो इस 360 से ज्यादा है तो या तो मैं 360 प्लस ए करूंगी या 90 माइनस ए करूंगी। अब ये सेकंड वाले में जाते हैं, या तो वो 90 से ज्यादा है तो मैंने 90 प्लस ए लिख दिया, या फिर वो 180 से कम है तो 180 माइनस ए। वहीं अगर मैं थर्ड में जाऊं तो 180 और 270 के बीच में,
मतलब 180 से ज्यादा पर 270 से कुछ एंगल कम। फोर्थ वाला 270 से ज्यादा और 360 से कम। ऐसे हम सारे क्वाड्रेंट्स में एंगल्स निकाल सकते हैं। ये कन्वर्जन समझ आइए कैसे लिखे मैंने सारे फॉर्मूलेस। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब जो याद रखना, ये जो y एक्सिस पे जो एंगल बन रहे हैं मतलब 90 डिग्री 270 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब ये इसमें मैं अगर कोई एंगल दूंगी साइन के साथ तो वो कॉस बन जाएगा, और टैन के साथ दूंगी तो वो कॉट बन जाता है, और कॉसिकेंट के साथ सीकेंट। ये आपस के पेयर होते हैं। साइन से टैन नहीं बनेगा, साइन से हमेशा कॉस ही बनेगा, और उल्टा भी पॉसिबल है, कॉस से साइन। ऐसे ही टैन से कॉट बनता है, कॉट से टैन, और कॉसिकेंट से सीकेंट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मैं निकालू साइन 360 प्लस थीटा, तो आपको पहले ये सोचना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में। जैसे यहाँ पे इसने बोला 360 प्लस थीटा, तो ऐसी वैल्यू जैसे फर्स्ट वाले में, और फर्स्ट वाले में क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो हमने यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव साइन थीटा। ऐसी कॉस के साथ है 360 प्लस थीटा, तो सेकंड वाले में कॉस, सॉरी फर्स्ट वाले में कॉस भी पॉजिटिव है, सिमिलरली टैन भी पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट देखो साइन 90 माइनस थीटा, मतलब 90 में से कुछ कम। अब ये वाला भी मतलब क्या बोल रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट वाले में। पर क्योंकि यहाँ पे 90 लग गया है तो 90 वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो वो साइन का कन्वर्ट कर देगा कॉस में। ऐसे ही अगर मैं कॉस के साथ 90 माइनस थीटा लगा रही हूं तो वो कॉस का कन्वर्ट कर देगा साइन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ कॉस 90 माइनस 60 डिग्री, तो वो कर देगा साइन 60। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखना सिर्फ साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव है। तो अब सबसे पहले मैंने लिखा साइन 180 माइनस थीटा। तो 180 तो भाई ये y एक्स एक्सिस वाला था, जो साइन का साइन ही देगा, कॉसिकेंट का कॉसिकेंट ही देगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं करेगा। और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है जहां पे साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव साइन थीटा। पर अगर मैं कर दूं कॉस 180 माइनस थीटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो हमने लिखा है माइनस कॉस थीटा। वहीं टैन के लिए अगर हम लिखें टैन 180 माइनस थीटा, तो ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा माइनस टैन थीटा। अब उससे नेक्स्ट की बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाले की। अब मैं साइन में लिख रही हूं 90 प्लस ए। अब आपको पता है 90 डिग्री आ गया तो साइन का तो कॉस हो जाएगा। पर अब आपको ये देखना है जो पहले वाला फंक्शन था उसको कंपेयर करना कि वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जैसे साइन 90 प्लस ए मतलब साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो ये आंसर पॉजिटिव आ गया। पर वहीं अगर मैं कॉस के साथ 90 प्लस ए लगाऊं तो कॉस का तो साइन हो गया, पर कॉस की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस लग गया है। सेकेंड क्वाड्रेंट का क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. अब थर्ड क्वाड्रेंट का देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने लिखा सबसे पहले साइन 180 प्लस थीटा। तो क्योंकि 180 वाला एंगल है तो साइन का साइन ही रहेगा, पर 180 प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, वहां पे साइन नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन थीटा। वहीं अगर मैं कॉस के साथ लिखूं तो कॉस भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया, तो कॉस भी हो गया माइनस कॉस थीटा। पर यहाँ पे टैन पॉजिटिव हो जाता है, तो अगर मैं टैन को वैल्यू फाइंड करूं थर्ड क्वाड्रेंट में तो वो मेरे को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉस का फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले मैंने लिखा साइन 360 माइनस थीटा, मतलब 360 में से कुछ एंगल कम, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन थीटा। पर यहीं पर कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस 360 माइनस थीटा आ गया पॉजिटिव कॉस थीटा। पर अगर टैन की बात करूं तो फिर से टैन नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आ गया।
किसी को कोई भी डाउट है चारों क्वाड्रेंट्स में? No, ma'am. No, ma'am. अब इसके अलावा कुछ और फॉर्मूलेज हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के, कि अगर मैं कर रही हूँ साइन ए प्लस बी, अच्छा दूसरी चीज ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप ये कर रहे हो ना 30 + 45, तो ये स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजिंग लगा, आप इसको ये ब्रैकेट्स को ऊपर नहीं कर सकते हो, ये इसके इक्वल नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें, ये पूरा मिलके साइन का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे आपने इसको 2 पीसेस में ब्रेक कर लिया, तो ये कभी भी मत करना, इससे आंसर कभी नहीं आएगा, प्रॉपर फॉर्मूले हैं। बोलो शिवम। मैम ये साइन 30 प्लस साइन 45 ये सीडी फॉर्मूला है दूसरा? क्या बोल रहे हो? साइन 30 + साइन 45? यस मैम। नहीं, मेरे को क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से बोल दो। मैं ये दूसरा फॉर्मूला जैसे साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 वाला है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यस मैम। हाँ, वो दूसरे फॉर्मूले में आता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है साइन ए माइनस बी, मतलब जैसे साइन 30 + 45 है, तो आप इनका ब्रैकेट ऐसे ओपन नहीं कर सकते, इसके लिए आप क्या करोगे, साइन ए कॉस बी, जैसे इस वाले केस में साइन 30, हमारा ए हो गया 30 और बी हो गया 45 इंटू कॉस 45 माइनस सॉरी प्लस यहाँ पे कॉस 30 और साइन 45, ऐसे आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, आप ये डायरेक्ट इन्हें ब्रैकेट्स को ओपन नहीं कर सकते, वो दूसरा ही फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही कॉस का भी फॉर्मूला होता है, पर याद रखना कॉस वाले में फॉर्मूलेज उल्टे होते हैं थोड़े से। यहाँ पे अगर हम कॉस ए प्लस बी कर रहे हैं तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आता है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा यहाँ पे, और अगर हम कॉस ए माइनस बी कर रहे हैं तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आता है। जैसे साइन में तो जहां पे नेगेटिव है तो बीच में भी नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो बीच में भी पॉजिटिव आता है, पर कॉस में उल्टा हो जाता है। दूसरा फर्क क्या है, साइन वाले में एक टर्म हमेशा साइन की होती है, दूसरी कॉस की होती है, इसमें कॉस कॉस साथ में ही रहता है और साइन साइन साथ में रहता है। दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। अब ये तो सिर्फ साइन और कॉस के थे, ऐसे अगर टैन का फॉर्मूला बनाए तो टैन का फॉर्मूला क्या होता है, टैन ए प्लस बी इक्वल्स टू टैन ए प्लस टैन बी, और 1, अब इसमें याद रखना अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव आएगा, और नीचे नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव आता है। अगर हम बात कर रहे हैं टैन ए प्लस बी, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, पर डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ गया। वहीं अगर ऊपर दोनों नेगेटिव हैं तो नीचे वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। फिर यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है फिजिक्स में भी, कि साइन 2a की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2 sin a cos a के। उसके बाद cos 2a का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यहीं पे अगर आप ये पुट करोगे कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, आप a वाली वैल्यू यूज करोगे तो आपको पास ये दोनों फॉर्मूलेज भी आ जाएंगी, कि cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a टू cos स्क्वायर a माइनस 1। मैं डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ क्योंकि फिजिक्स में बस डायरेक्ट ही यूज होता है। फिर अगर tan 2a का मतलब क्या है, a और b दोनों सेम हो गए, a इक्वल्स टू a, जैसे tan 2a लिख दूंगी मैं यहाँ पे, तो ये वाला भी a हो गया, ये वाला भी a हो गया, ये भी a और ये भी a, तो ऊपर आ गया ट्वाइस ऑफ tan a, और नीचे tan a इंटू tan a आ जाएगा tan स्क्वायर a। क्लियर है सबको ये सारे फॉर्मूलेज? यस मैम। इन्हें प्लीज याद रख लेना, ये काम आएंगे। फिर अब अगले टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब चेंज हो रही है, जैसे tan थीटा, ऐसे ही यहाँ पे मैंने कर्व बनाया जिसमें इस पॉइंट पे मान लेते हैं मेरी वैल्यू थी x1 x एक्सिस पे, यहाँ पे थी x2, फिर इसी पॉइंट पे y की वैल्यू है y1 और फिर है वैल्यू y2। अब अगर आप देखो
x की वैल्यू जब चेंज हो रही है तो y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन, कि मतलब कोई भी एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू दूसरी वैल्यू के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है, कि अगर मैंने x को इतना सा चेंज करा तो y में कितना चेंज होगा। यही हम पढ़ते हैं पूरा डिफरेंशिएशन में या फिर डेरिवेटिव में। जैसे जब आप वेलोसिटी बोलते हो, आप बोलते हो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब हाउ डज द डिस्टेंस चेंज विथ टाइम। जहां पे भी डी लग जाएगा उसका मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ चेंज ऑफ टाइम, ऐसे एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इतना बेसिक मतलब समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद अनदर। अब इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास कोई भी वेरिएबल है और उसकी पावर n है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x3, अब इसको पहले समझो, ऊपर लगा है d, तो मतलब मैं देखना चाह रही हूँ कि x3 कैसे बदल रहा है, और नीचे क्या लगा है d के साथ x, तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि x3 की वैल्यू कितनी बदलेगी अगर मैं x की वैल्यू बदल रही हूँ। ऐसे अगर यहाँ पे होता d/dt और x3 होता ऊपर, तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि x3 की वैल्यू कितनी बदलेगी जब मैं t को बदल रही हूँ। दोनों बातें समझ आ गई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। तो अगर जैसे मेरे पास है x की पावर n, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x की पावर 3 और इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ, तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी पावर है उसको आप आगे लिख दो और एक पावर डिक्रीज कर दो। जैसे यहाँ पे पावर 3 थी तो 3 - 1 मैं उसे लिख सकती हूँ 3x की पावर 2। ऐसे ही अगर x की पावर 2 है तो मैंने क्या किया, इस 2 को मैं आगे ले गई और पावर एक डिक्रीज कर दी 2 - 1, तो मेरे पास आंसर बचा 2x। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अगर x की Yes, ma'am. पावर 5 है तो क्या आएगा बताओ? 5x 5x 4। 5x, 5/4. करेक्ट। अच्छा एक और चीज यहाँ पे आई थिंक मेंशन नहीं होगी, डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर डैश लगा के, कि अगर मेरे को x³ का डेरिवेटिव लिखना है, मैं ऊपर एक ऐसे डैश लगा दूंगी तो उसका मतलब डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन आप कुछ भी समझ सकते हो। अच्छा अब अगर यहीं पे मैं बोल रही हूँ x की पावर -2, इसका डेरिवेटिव बताओ। x की पावर -2 है ये, ट्राई करो, मैं करवाऊंगी। -2 -2x -3. करेक्ट, -2 x की पावर -3। हमने क्या किया, इस -2 को आगे ले आए और अब पावर एक डिक्रीज करनी है, तो -2 - 1 ये हो जाएगी -2 x की पावर -3। क्लियर है सबको कैसे करना है? अगर सिंपल पावर लगी हुई है तो उसका डेरिवेटिव। Yes, sir. Yes, ma'am. यस मैम। अब यहाँ पे है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। तब आप ये समझो कि अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 और मैं x को चेंज कर रही हूँ, तो जैसे ग्राफ में चेंज कर रहे थे, तो अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूंगी तो क्या 2 बदलेगा? No, ma'am. नहीं आएगा। तो ऐसे ही जब भी कोई कांस्टेंट चीज है, कुछ भी कांस्टेंट है और मैं उसको डेरिवेटिव कर रही हूँ, तो कभी कुछ बदलेगा ही नहीं, तो इसका चेंज हमेशा 0 आएगा। तो याद रखना कांस्टेंट मोस्टली वेरिएबल से होता है कि अगर मेरे पास a लगा हुआ है साथ में और मैं x के हिसाब से a को चेंज कर रही हूँ, तो a थोड़ी चेंज होगा, a कांस्टेंट है, तो इस केस में हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है सबको ये पॉइंट? Yes, ma'am. यस मैम। हमने यहाँ पे लिखा है डेरिवेटिव ऑफ 4। अब आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मेरे पास था 4 के साथ x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, तो मैंने 4 × 1 को लिख दिया x की पावर 0। अब हम ये पावर आगे लाते हैं और एक पावर डिक्रीज करते हैं, 0 - 1, तो यहाँ पे 0 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस वैसे एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि कांस्टेंट में आता कैसे है वैसे 0। आप बेसिक लॉजिक से भी कर सकते हो कि कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। फिर अगर मेरे पास एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, मतलब अगर मेरे को निकालना है 2 × x की पावर 4 का इस पूरे का डेरिवेटिव, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी कांस्टेंट है
आप उनको बाहर निकाल सकते हो पहले, कि आप उन्हें बाहर ले लो और फिर अंदर जो चीज है उसका डेरिवेटिव फाइंड करो। जैसे इस केस में 2 को हमने बाहर रखा, तो अंदर कितना डेरिवेटिव आएगा? 4x क्यूब। x क्यूब। करेक्ट। अब इतने याद रखो, नंबर्स जो है वो हमेशा नॉर्मली तरीके से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ से इन 2 और 4 को मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो आंसर आ जाएगा 8x क्यूब। जैसे हमने यहाँ पे लिया है 3x की पावर 4, तो हमने इस 3 को बाहर रखा, x की पावर 4 का डेरिवेटिव लिया, तो अंदर फिर से आ गया 4x क्यूब एंड मल्टीप्लाई करके आ गया 12x क्यूब। किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट में? नो मैम। अब यहाँ पे है सम एंड डिफरेंस रूल। तो इतना याद रखना, प्लस माइनस तो ऑलमोस्ट हर चीज में सेम ही रहता है, कभी नहीं बदलता, बहुत ही रेयर केस होगा। तो अगर मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 5, ये और अब मेरे को इस पूरे का डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल। तो मैं इनको अलग अलग करके भी डेरिवेटिव कर सकती हूँ, कि एक टर्म पहले मैंने इसके साथ एक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर दिया, फिर मैंने दूसरे वाले के साथ कर दिया, और अब सिंपली सॉल्व कर दो। या फिर आप अपने दिमाग में दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से फर्स्ट वाली टर्म आ जाएगी 2 बाहर, x की पावर 2 माइनस 1 1। सेकेंड वाली टर्म में आप पहले 3 को बाहर लोगे और अंदर आ जाएगा 5x की पावर 4। फिर फाइनल आंसर हो गया हमारा 2x प्लस 15x की पावर 4। यही आप स्टार्टिंग में भी कर सकती थी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और बीच में प्लस लगा हुआ है, ऐसे ही 3x की पावर का डेरिवेटिव 15x की पावर 4। आंसर दोनों ही तरीके से सेम आएगा। अगर जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 3x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4, तो हमने दोनों को अलग अलग किया। इस टर्म से 3 कांस्टेंट था तो अलग रह गया, 5 की पावर आगे आ गई और एक डिक्रीज हो गई, तो 5 का 4 बन गया। सेकेंड वाली टर्म में 4 अलग रखा और एक 4 पावर से आ गया, और फिर से 4 में एक पावर डिक्रीज हो गई तो क्यूब रह गया। ये क्लियर है सबको? यस मैम। पर प्लीज ये गलती Yes, मत ma'am. करें कि आंसर में आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 3 है, फिर आप आंसर एक्स की पावर 5 लिख दो। ये ऐड हो रहे हैं, ऐड ऐसे नहीं हो सकते जब तक की पावर सेम ना हो। इसका डेरिवेटिव चलो ट्राई करो आप सब लोग। मेरे को फर्स्ट टर्म का अलग बताना, सेकंड टर्म का अलग बताना, ताकि कंपेयर हो सके इजीली। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, आप लोग ट्राई करो। जिसका भी हो जाए वो बोल सकता है। बोलो सुशील। -20x -11 -26 -11 करेक्ट। ओके, अब मनीष बोलेगा सेकंड टर्म। -14x की पावर -3। बिल्कुल करेक्ट, -14x की पावर -3। अगर आप फर्स्ट टर्म देखोगे तो 2 तो कांस्टेंट है, -10 आगे आ जाएगा और एक पावर और डिक्रीज होगी, मतलब -10 -1। वहीं सेकेंड वाली टर्म में 7 कांस्टेंट है, पावर है -2, तो -2 आगे आ गया और x की पावर एक और डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा आंसर -20x की पावर -11 -14x की पावर -3। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम। नो मैम। ओके, अब हम लोग अगले रूल पे चलते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कहीं पे भी सेम नहीं रहता है मोस्टली, तो यहाँ पे भी सेम नहीं रहेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या करना, मान लो आपके पास दो चीजें हैं, एक है u और एक है v। ये दोनों फंक्शन है x के। जैसे यहाँ पे लिखा है f, दो अलग अलग फंक्शन है, कि मान लो fx हो सकता है x स्क्वायर हो, gx हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x की पावर 5 हो, कुछ भी हो सकता है। पर g x पे डिपेंड कर रहा है, ऐसी f भी x पे डिपेंड कर रहा है। उनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में u और v लिख दिया।
और ये दोनों मल्टीप्लाई में है और इनका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके करेंगे, दोनों को साथ में नहीं कर सकते। जैसे एक बार मैं क्या करूंगी, v को कांस्टेंट रखूंगी, मतलब नॉर्मल मल्टीप्लाई वाला, और u का डेरिवेटिव कर दूंगी। दूसरी बारी में क्या करूंगी, u को कांस्टेंट रखूंगी और v वाले का डेरिवेटिव कर दूंगी। जैसे यहाँ जो ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखा है उसी क्वेश्चन के हिसाब से बताती हूँ। dy by dx ऑफ x स्क्वायर डॉट 3x की पावर 5। अब यहाँ आप बोलोगे कि मैम ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, पर मैंने छोटा एग्जाम्पल लेने के लिए, ताकि क्लियर हो जाए, इनको भी मल्टीप्लाई नहीं किया है। आप मल्टीप्लाई करके पावर्स ऐड करके फिर कर सकते हो। तो अगर ये वाला जैसे मेरा u है और ये वाला मेरा v है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार 3x की पावर को 5 को अलग से बाहर निकाल सकते हैं और सिर्फ डेरिवेटिव करेंगे x स्क्वायर का। ऐसे ही दूसरी बार x स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं और सिर्फ डेरिवेटिव करेंगे दूसरी टर्म का। जैसे अगर मैं फर्स्ट टर्म देखूं तो मेरे पास आएगी 3x की पावर 5 इंटू 2x प्लस x स्क्वायर एज इट इज। क्या आएगा इस टर्म का डेरिवेटिव? 15x4 15 x की पावर 4। पावर 4, करेक्ट। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो जैसे भी है, पर डायरेक्ट आप दोनों को इकट्ठा डेरिवेट नहीं कर सकते, एक एक करके ही डेरिवेट होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है x प्लस 4 v फंक्शन है, और ये दोनों ऐसे मल्टीप्लाई में थे और फिर डेरिवेटिव करना है। अब पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो टर्म्स आएंगे उनका डेरिवेटिव करोगे। इससे अच्छा हम प्रोडक्ट रूल लगाएं। प्रोडक्ट रूल में हमने क्या किया, पहले 3 माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा और x प्लस 4 का डेरिवेटिव किया। तो x प्लस 4 में जब आप डेरिवेटिव करोगे तो 4 का तो 0 हो गया, वो कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतना आप ऐसे भी याद रख सकते हो, dx बाय dx अगर आप देखो सीधा ही कट हो रहा है तो क्या बचता है, 1 बचता है। तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आ गया 1 और दूसरा टर्म एज इट इज है। फिर हमने क्या किया, x प्लस 4 को कांस्टेंट रखा और इस वाले का डेरिवेटिव किया। अब इसमें भी फिर से 3 तो कांस्टेंट हो गया, बचा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव। 2 बाहर लिखा -2 और x की पावर 1 डिक्रीज हो गई तो x की पावर 1 रह गई। फिर क्या करेंगे, हम बस नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहां से आएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -2x स्क्वायर माइनस 8x। ये -x स्क्वायर और -2x स्क्वायर ऐड होके बन गए -3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। क्लियर है सबको प्रोडक्ट रूल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. बस इतना ही ध्यान रखना है, एक एक करके ऐड कर, एक एक करके करना है, दोनों को साथ में नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्पेशल केस लिखा है, अगर बहुत सारे फंक्शन है, यहाँ पे तो 2 ही थे u और v, अगर f g h ऐसे 10 भी फंक्शन है तो हम भी उस केस में भी एक एक करके करेंगे कि एक बार f का डेरिवेटिव बाकी सबको 0, एक बार कांस्टेंट, एक बार g का डेरिवेटिव बाकी दोनों को कांस्टेंट, फिर जो बचेगा उसको कांस्टेंट। ऐसे कितने भी अगर 10 भी मल्टीप्लाइड हैं तो आप उनको एक को डेरिवेट करोगे, बाकी 9 को कांस्टेंट, फिर दूसरे को करोगे, फिर जो बचे हुए 9 होंगे उनको कांस्टेंट। क्लियर है सबको? Yes, Yes. ma'am. Ma'am. अब यहाँ पे हमारे पास आता है क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन रूल क्या कहता है, डिवाइड वाला। अब डिवाइड वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू मल्टीप्लाई वाला। अगर मेरे पास है 2 फंक्शन u बाय v, तो मैं क्या करूंगी, पहले न्यूमरेटर में जो है उसका डेरिवेटिव करती हूँ u डैश का, और डिनोमिनेटर वाले को कांस्टेंट रखती हूँ। फिर मैं क्या करूंगी, डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव करूंगी और जो न्यूमरेटर में u है उसको कांस्टेंट रखती हूँ। पर एक चीज याद रखना, प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस आता है, यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। और अपॉन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में जो कुछ भी हो उसका बिना डेरिवेटिव करे स्क्वायर करना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है f अपॉन gx, तो पहले हमने न्यूमरेटर वाला मतलब fx का डेरिवेटिव किया, gx को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया,
फिर दूसरे केस में डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव किया और एफ वाले को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, और क्योंकि डिनोमिनेटर में जी था तो जी का स्क्वायर कर दिया। अब हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, वो 3 टर्म ये है, और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया। फिर राइट साइड में हमने क्या किया, 3x को कांस्टेंट रखा और इसका डेरिवेटिव तो 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, उसका स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास पूरा सॉल्व करके ये टर्म आएगी। यहां तक किसी को डाउट है प्लीज पूछ लो। वहीं अगर आप इनका ट्राई करो कि हम डायरेक्ट डिवाइड करते हुए क्यों नहीं डेरिवेट कर सकते, तो हमने वो भी ट्राई किया। हमने क्या किया, ऊपर का डेरिवेटिव अलग किया, नीचे का डेरिवेटिव अलग किया। तो ऊपर तो सिर्फ 3x था तो डेरिवेटिव करके 3 आ गया, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो उसका डेरिवेटिव करके 2x आ गया। अब आप खुद ही ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यूज कहीं भी मैच नहीं कर रही है। ये इनकरेक्ट वे ऑफ डेरिवेटिव है और ये प्रॉपर भी है। तो कभी भी ऐसे आप डायरेक्ट मत करना कि ऊपर का अलग नीचे का अलग, इसमें प्रॉपर फॉर्मूला लगेगा। सबको क्लियर है क्वेश्चन रूल? थोड़ा मुश्किल होता है ये वाला। यस मैम। Yes, ma'am. बस इतना ही याद रखना, पहले न्यूमरेटर वाला फिर डिनोमिनेटर वाला, और बीच में एक माइनस साइन लगता है। अब यहाँ पे कुछ और कॉमन डेरिवेटिव हैं जो याद करने हैं आप लोग को। जैसे अगर मैं बात करूं, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, पर कॉस वाले का नेगेटिव होता है साइन। फिर tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। ऐसे ही याद रखना, जैसे tan का होता है ऐसे कॉट का कॉस सीकेंड स्क्वायर एक्स, पर कॉट वाले में हमेशा नेगेटिव लगेगा। ऐसे ही कॉसिकेंड वाले में भी आप जहां पे भी देखोगे वहां नेगेटिव लगेगा। सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स tan x। सिमिलरली कॉसिकेंड का डेरिवेटिव कॉसिकेंड एक्स और कॉट एक्स, पर इसमें हमेशा नेगेटिव आता है। तो tan और सीकेंड पॉजिटिव वाले हैं, कॉसिकेंड और कॉट नेगेटिव वाले हैं। फिर अगर मेरे को डेरिवेटिव निकालना है log x का, तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/x। वहीं अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो वो एज इट इज आ जाता है कि अगर मैं बात कर रही हूँ 2e⁻x का डेरिवेटिव, तो 2 बाहर लिखूंगी मैं, और d/dx ऑफ e⁻x आ जाएगा e⁻x। एज इट इज आ गया मेरे पास, कोई चेंज नहीं हुआ। ये सारे फॉर्मूलेज याद कर लोगे आप लोग? Yes, sir. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब अगर मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो इसमें क्या होता है, मान लो कि मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन है y विच डिपेंड्स ऑन x। अब उसने बोला इसका डेरिवेटिव फाइंड करो y डैश, और फिर जो डेरिवेटिव है ना उसकी वैल्यू फाइंड करो एट पॉइंट 1। तो वो इतना नहीं बोलेगा, वो बस ऐसे लिख देगा y-1। इसका मतलब क्या है, y का डेरिवेटिव जब x की वैल्यू 1 हो गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम नॉर्मल डेरिवेटिव करते हैं। तो मेरे को बताओ डेरिवेटिव क्या आएगा नॉर्मल? 2x plus 5. 2x plus X 1. प्लस 5, करेक्ट। अब उसने बोला था x की जगह वैल्यू 1 पुट करनी है, तो मैं लिखूंगी y-1। तो जहां जहां x है बस वहीं वहीं 1 लगाना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5, ये आ गया 7। क्लियर है सबको कैसे फाइंड करना है वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट? Yes, ma'am. ये तो वो बस ऐसे बोलेगा कि फाइंड द डेरिवेटिव एंड फाइंड, कोई भी फंक्शन है उसके जिस पे भी डिपेंड करे, जैसे यहाँ पे x पे डिपेंड कर रहा था तो उसकी जगह उसने 1 लगा दिया। ऐसे ही यहाँ 1 की जगह अगर 2 लगाएगा तो x की जगह बस 2 पुट करना है आपको। यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल लिया है प्रोडक्ट रूल में, जिसमें 2 फंक्शन थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। एक बार हमने 5 - 7x² को कांस्टेंट रखा तो दूसरे वाले का डेरिवेटिव किया, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट रखा तो फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव किया, और पूरा सॉल्व करके हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। फिर उसने पूछा था फाइंड द वैल्यू एट 1।
तो अब जहां जहां x था वहां सब जगह हमने क्या करा, 1 लगा दिया। और जब हमने सॉल्व, बस हमें x की जगह ही 1 लगाना है, कांस्टेंट की जगह कोई चेंज नहीं करना। जैसे यहाँ पे 5 है, मैंने इस 5 को भगाया नहीं है, ये वहीं लगा रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो अगर मैं ये कह रही हूँ 3t⁴ एंड इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t और फाइंड द वैल्यू एट t इक्वल्स टू -2, तो बताओ वैल्यू क्या आएगी? मैम 12t⁴ 12t⁴ तो डेरिवेटिव आ गया, करेक्ट। और t की वैल्यू -2 पे क्या वैल्यू आ जाएगी? -96. -96, बिल्कुल करेक्ट। आप क्या करोगी, t की जगह -2 पुट किया, क्यूब किया, तो 12 इंटू -8 -96 आ गया। क्लियर है सबको ये कैसे किया सब्स्टिट्यूशन वाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चेन रूल में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करवाऊंगी, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक किसी को डाउट है डेरिवेटिव्स में तो वो पूछ सकता है। और अगर इसमें डाउट नहीं है तो प्लीज ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं जो नोट्स भेजूंगी उसमें क्वेश्चंस एक बार आप खुद से भी ट्राई करना, ये जो भी एग्जांपल्स थे कि आपसे खुद से हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो प्लीज कल डाउट लेकर आना। सबको समझ आ गया ये? डाउट्स लेकर आना है? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप लोग की नेक्स्ट क्लास है तो आप लोग जा सकते हैं अब इससे आगे क्लास में। Okay, ma'am. Bye-bye. बाय बाय। Bye, ma'am. बाय बाय एवरीवन।